संविधान क्विज में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल के माध्यम से। और इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि पॉलिटिकल और सिविक्स से रिलेटेड है। और अपने आगामी परीक्षा यूपी-टीजीटी या पीजीटी से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं टीचिंग के लिए, सभी उससे महत्वपूर्ण ये वीडियो रहेगा उन सभी के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने इस वीडियो में। तो हम इसके पहले वीडियो में 30 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, लेकिन हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद निर्मित होती है। हमारे पास 4 ऑप्शन रहेंगे, इसमें से एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा और उस करेक्ट ऑप्शन को टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे और उसके बारे में थोड़ा थ्योरी भी समझेंगे और हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं भारतीय संसद निर्मित होती है, तो इसका हमारा राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो भारतीय संसद जो निर्मित होती है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 में। भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के कितने दिन पश्चात एवं उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय संबंधित अधिकारी को सौंप देने चाहिए? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? वो 30 दिन, यानी 30 दिन में जो है वो अपना व्यय संबंधित अधिकारी को सौंप देना चाहिए, यानी इसका आंसर नंबर सेकंड जो है 2 नंबर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो है फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यानी 15 न्यायाधीश जो है वो होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसकी थ्योरी भी देखेंगे। भारतीय नागरिक को मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग में नियत है, यानी मौलिक कर्तव्य जो है वो उस संविधान के किस भाग में नियत है, इसका मतलब क्या है, यही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा करेक्ट 4 नंबर, यानी संविधान के भाग 4 में, भाग 4 में जो है भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य संविधान में नियत होते हैं। इसकी हम थोड़ा बताते हैं कि संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, यानी संविधान जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, तो उस समय भाग 4 का और भाग अनुच्छेद जो है 51 का को जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34। संविधान उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा? यानी अनुच्छेद जो है 32 में संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद, यानी 32 में संविधान उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, यानी अनुच्छेद 32। इसके बारे में थोड़ा बताते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जिसमें क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार जो परीक्षा सम्मिलित होती है। तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, यानी भारत में न्यायिक सक्रियता जो संबंधित है वो किससे है? यानी 4 ऑप्शन हमारे इसमें दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? यानी जनहित विवाद से जो है भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है।
तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा 4 नंबर, जनहित विवाद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन आता है, निम्नांकित में से कौन सा तत्व राजनीतिक दलों का नहीं है? यानी इसमें से कौन सा तत्व जो है वो राजनीतिक दलों का नहीं है? तो उसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मौलिक सिद्धांतों से असहमति जो है वो राजनीतिक दलों का नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित कर दे सकता है, यानी कर सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए नंबर, उपराष्ट्रपति को जो है अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, और जो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को, यानी जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं तो वो किसे सौंप सकते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को। तथा प्रधानमंत्री तथा भारत का प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। याद रखें, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं, प्रधानमंत्री तथा न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि यदि वह जाग गया तो दुनिया को हिला देगा। यह कथन किसके बारे में था? यानी यह किस देश के बारे में कथन है? यहाँ एक दैत्य सो रहा था, उसको सोने दो, क्योंकि यदि वह जाग गया तो दुनिया को हिला देगा। यह कथन किस देश के बारे में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन के बारे में था। किसके बारे में? चीन के बारे में यह बात कही गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 39 नंबर। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य में कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? यानी इसमें 4 जो प्रतिनिधि हैं वो, सॉरी, इसमें जो प्रतिनिधि हैं वो 2 प्रतिनिधि है जो चुने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। अमेरिकी कांग्रेस के जो द्वितीय सदन, यानी अमेरिकी कांग्रेस में द्वितीय सदन सीनेट में सभी इकाइयों के समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है, और प्रत्येक इकाई द्वारा इसमें अपने 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तटस्था राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वे इस संघर्ष में भाग नहीं लेते और दोनों युद्धरत पक्षों से अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं। यह कथन निम्नांकित में से किसका है? लास्की, अरस्तु, प्लेटो, लॉरेंस। तो इसका हमारा करेक्ट करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी जो लॉरेंस हैं उन्होंने इस बात को कहा था कि तटस्था राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वे इस संघर्ष में भाग नहीं लेते और दोनों युद्धरत पक्षों से अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं। यह कथन जो है लॉरेंस ने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। असंलग्न राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? असंलग्न राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी जो बेलग्रेड जो है, यानी यूगोस्लाविया जो है, वहाँ पर इसका सम्मेलन हुआ था प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, बेलग्रेड जो है, यूगोस्लाविया जो है, वहाँ पर इसका सम्मेलन हुआ था। यानी सितंबर कब हुआ था? 1961, सितंबर 1961 में जो है बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन राष्ट्रपति टीटो के सुझाव पर, क्योंकि राष्ट्रपति थे, टीटो के सुझाव पर आमंत्रित किया गया था, और काहिरा में 1964 में दूसरा शिखर सम्मेलन तथा नई दिल्ली में 7वां शिखर सम्मेलन 1983 में हुआ था। तो ये सबसे पहले कब हुआ था? प्रथम सम्मेलन 1961 में हुआ था बेलग्रेड के गुटनिरपेक्ष देशों में। उसके बाद उस वहाँ के जो राष्ट्रपति थे टीटो के सुझाव पर हुआ था। दूसरा हुआ था काहिरा में 1964 में, और तीसरा सॉरी 7वां जो शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ 1983 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
42। सन 1967 में जब एशियान संगठन बना तब उसका उद्देश्य क्या था? यानी एशियान संगठन 1967 में जो बना था तो वो किस उद्देश्य से बना था? इसका करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? यानी जो 1967 में जब एशियान संगठन बना था तब उसका उद्देश्य था कि सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग, यानी आसियान के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक प्रगति के जो त्वरित करना, उसको आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट फर्स्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर एक, सदस्य राष्ट्रों के मध्य जो है परस्पर आर्थिक सहयोग, इसका करेक्ट आंसर हो। 43 नंबर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के सेक्रेटरी जनरल कौन है? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो राष्ट्र संघ है उसके सामान्य सभा के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो है कोफी अन्नान। कौन है? कोफी अन्नान। इसका ऑप्शन नंबर हमारा टू जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। राष्ट्र संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो 1920 में हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर टू हमारा करेक्ट होगा। और 1920 में जो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना का प्रावधान जो है वो स्टार्ट हुआ था 1919 में। और 1919 की जो वर्साय संधि थी उसके तहत जनवरी 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा सेकंड, 1920। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद का सदस्य जो थे उनमें से कौन सा स्थायी सदस्य नहीं है? वो हमारा कौन सा देश है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो इंडिया यानी भारत है वो इस परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है इस क्वेश्चन के अनुसार। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्यों की संख्या 5 थी, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं चीन जो है वो सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त 10 अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव हुआ था, जिसमें भारत इसमें एक अस्थायी रूप का सदस्य सम्मिलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46। भारतीय विदेश नीति आधारित है, किस पर आधारित है? भारतीय विदेश नीति। तो जो भारतीय विदेश नीति है वो असंलग्नता पर आधारित है। किस पर आधारित है? असंलग्नता। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 देखेंगे। ओ और एम संबंधित है, यानी ओ और एम जो है वो हमारी किससे संबंधित है? तो ओ एम यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है यानी संगठन और पद्धति से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, यानी संगठन और पद्धति से ओ और एम संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1968 का मिन्नो बुक सम्मेलन संबंधित है, यानी 1968 का मिन्नो बुक सम्मेलन संबंधित है। तो वो किससे संबंधित है? 1900 यानी 1968 का जो संबंधित है वो है नवीन लोक प्रकाशन से। किसका है? किससे है? नवीन लोक प्रकाशन से है, प्रशासन से है। यानी ऑप्शन नंबर इसका टू हमारा करेक्ट हो जाएगा। नब बताते हैं कि नवीन लोक प्रशासन के संबंध में जो है 1968 का जो मिन्नो बुक सम्मेलन हुआ था और 1967 के हनी रिपोर्ट में भी नवीन लोक प्रशासन को मान्यता प्रदान की गई थी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ 49। प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय क्या होता है? जब प्रतिनिधि मनोनीत किए जाए, जब प्रतिनिधि नौकरशाही द्वारा निर्वाचित किए जाएं, जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाएं, जब प्रतिनिधि अभिजन वर्ग द्वारा निर्वाचित किए। तो इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा इसमें वैसे करेक्ट थर्ड हो जाएगा। जब प्रतिनिधि जो है जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा थ्री करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। कुछ रिक्तियों को भरने के लिए किए गए निर्वाचन को निम्नांकित में से किस प्रकार की संज्ञा देंगे आप?
यानी कुछ रिक्तियां जो होती हैं उनको भरने के लिए निर्वाचन को निम्नांकित में किस प्रकार की संज्ञा होती है, तो वो होता है नामांकन। क्या होता है? नामांकन। यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हमारा जो होगा वो होगा सेकंड नंबर टू, यानी उपचुनाव होता है। कुछ रिक्तियों को भरने के लिए किए गए निर्वाचन को निम्नलिखित में किस प्रकार की संज्ञा देंगे, यानी जब दोबारा से निर्वाचित कुछ जो रिक्त रह जाते हैं तो उसे कहते हैं उपचुनाव। उपचुनाव के तहत जो है कुछ रिक्तियों का निर्वाचन करा लिया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 51। किसने कहा कि अस्पृश्यता हिंदू समाज पर एक कलंक है? यानी यह बात किसने कहा था कि अस्पृश्यता हिंदू समाज पर एक कलंक है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। यानी इस बात को गांधी जी ने कहा था कि अस्पृश्यता हिंदू समाज पर एक कलंक है, क्योंकि वे मानते हैं कि अस्पृश्यता पाप मूलक है तथा यह किसी भी धर्म का अंश नहीं हो सकती। गांधी जी अस्पृश्यता को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। नेहरू समर्थक थे, किससे संबंधित थे? पूंजीवाद से, साम्यवाद के, गणतांत्रिक समाजवाद के और अराजकतावाद के। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। गणतांत्रिक समाजवाद से जो है नेहरू उसके लिए समर्थक थे, और उन्होंने उनका विश्वास था कि गणतांत्रिक समाज में कि उनके राजाओं महाराजाओं पर कोई विश्वास नहीं था। उन्हें किस पर विश्वास था? केवल गणतांत्रिक समाजवाद पर ही विश्वास था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लिम्प्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसकी है, यानी किसने लिखी है? ग्लिम्प्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो इसके हमारे जब पुस्तक जिन्होंने लिखी उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा यानी 54 क्वेश्चन में किसने दिया? तो ये जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। और कब दिया था जयप्रकाश नारायण ने? 1973, यानी दिसंबर 1973 में जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति का नारा दिया था। और समग्र क्रांति 7 प्रकार की क्रांतियों का सम्मिश्रण था। यथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक क्रांति जो थी वो इसके लिए 7 प्रकार की क्रांतियों का सम्मिश्रण था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1932 के पूना समझौता से कौन संबंधित थे? यानी 1932 के पूना समझौता से कौन संबंधित थे? तो वो हमारे थे महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे 1932 के पूना समझौता में। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गांधी ने 1930-32 के मध्य हुए गोल मेज सम्मेलनों में किसमें भाग लिया था? यानी गांधी जी ने 1932 और 30 के मध्य जो हुआ था गोल मेज सम्मेलन, उसमें किसमें भाग लिया था इन्होंने? तो वो कौन सा था? वो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट टू हो जाएगा। यानी द्वितीय जो सम्मेलन था, जो गोल मेज का द्वितीय सम्मेलन था, जो कि राजपूतना जहाज से लंदन गए थे, लेकिन वहां से वे खाली हाथ आए थे। तो महात्मा गांधी ने द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में राजपूतना जहाज से कहाँ गए थे? लंदन गए थे। तो इसका ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा, द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नीचे दिए गए जो कूट की सहायता से लॉक के सामाजिक अनुबंध का सही क्रम क्या है? तो उसका हमारा सही क्रम हमें बनाना है, देखना है। तो उसका हमारा करेक्ट कौन सा होगा? यानी सेकंड नंबर।
अगर हम देखें तो इसकी कूट पद्धति में ता दाव आ बा, जो इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय न्याय प्रणाली आधारित है किस पर है, यानी न्याय प्रणाली जो है वो कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड की प्रणाली पर, अमेरिका की प्रणाली पर, फ्रांस की प्रणाली पर और ऑस्ट्रेलिया की प्रणाली पर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो अमेरिका की प्रणाली पर जो है वो न्याय प्रणाली ली गई है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, अमेरिका की प्रणाली पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? तो भारतीय न्याय प्रणाली जो आधारित है वो इस पर अमेरिका की न्याय प्रणाली पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? तो किस देश की जो है वो न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जो है, यानी रूस की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र नहीं है। सोवियत संघ में जो न्यायाधीश साम्यवादी दल एवं उसकी विचारधारा के साथ बंधे हुए थे, अतः उनसे स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है? आपको पता होना चाहिए कि जो ये विशेषता है वो संसदीय में पाई जाती है। सामूहिक उत्तरदायित्व की जो विशेषता है वो संसदीय शासन की पद्धति में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, संसदीय। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 61। प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है। तो वो जनता में, राजनीतिज्ञों में, लोक सेवकों में, नौकरशाह में। यानी प्रजातंत्र जो है कौन सी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है? तो जो प्रजातंत्र यानी प्रजा प्रजा का मतलब जनता, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, यानी जनता में यह शासन पद्धति यानी प्रजातंत्र की पद्धति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 62। प्लेटो का न्याय सिद्धांत आधारित है, यानी प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? और 62 का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? यानी प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो कार विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कार विशेषीकरण। तो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत कार विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है और उनका विचार एक आदर्श राज्य की स्थापना इसी सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। और इस सिद्धांत के अनुसार जो है एक व्यक्ति को निरंतर एक ही कार्य करना चाहिए जिसके लिए वह उपयुक्त हो और उसी में उसे दक्षता भी प्राप्त करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 63 हमारा। प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत है। प्लेटो के साम्यवाद का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो वो संरक्षक और सैनिक वर्ग के लिए है। प्लेटो का साम्यवाद सिद्धांत ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है, यानी संरक्षक और सैनिक वर्गों के लिए इनका प्लेटो का साम्यवाद सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसने कहा मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है? यानी मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, यह बात किसने कही? तो यह बात रूसो ने कही थी कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हॉब्स के सामाजिक समझौते में, यानी हॉब्स के सामाजिक समझौते में क्या होता है? हॉब्स के जो सामाजिक समझौते में शासक एक पक्ष नहीं है, यानी हॉब्स के जो सामाजिक समझौते हैं उसके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी शासक जो है वो एक पक्ष नहीं है। इसमें समझौता व्यक्तियों के मध्य संपन्न होने से संप्रभु इसमें सम्मिलित नहीं है। जैसा कि इवेंस्टीन ने कहा था कि हॉब्स का सामाजिक समझौता जो है प्रजाजनों के बीच हुआ है और संप्रभु समझौते का भागीदारी नहीं है, तो उसकी उत्पत्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। लॉक ने समर्थन किया है, इसके लिए चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, शानदार क्रांति जो है उसका समर्थन किया है, शानदार क्रांति का। इसमें देखते हैं कि सन 1688 में इंग्लैंड की जो रक्तहीन क्रांति हुई थी, कब? 1688 में। उस समय इस क्रांति के कारण निरंकुश राजतंत्र के समर्थक स्टुअर्ट वंशी जो थे राजा जेम्स सेकंड को गद्दी से उतार दिया गया था और उनके स्थान पर संसद की प्रभुता को स्वीकार करने वाले जेम्स की पुत्री मैरी, यानी जेम्स की पुत्री थी मैरी, तथा उसके पति जो थे विलियम ऑफ ऑरेंज को संयुक्त रूप से इंग्लैंड की गद्दी पर बिठाया गया था और इस परिवर्तन को शानदार क्रांति के नाम से जाना जाता। तो लॉक लॉक इस क्रांति का समर्थन था। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 67। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है? यानी किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन प्रत्येक जगह वह बंधनों से जकड़ा हुआ है? इसका हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? तो यह बात भी रूसो ने कही है कि मनुष्य जो है, यानी मनुष्य जो है स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन प्रत्येक जगह वह बंधनों से जकड़ा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा सेकंड। इस बात को रूसो ने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधि प्रतिनिधि सरकार नामक पुस्तक किसने लिखी? प्रतिनिधि जो है वो सरकार नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो पुस्तक है जेम्स एस मिल ने लिखी है, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी प्रतिनिधि सरकार नामक जो पुस्तक है वो जेम्स मिल ने लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? तो उनका कथन में कौन सा प्रतिनिधित्व करता है? तो वो करता है राज्य शोषण का एक साधन है, यानी मार्क्स के अनुसार जो है राज्य एक वर्ग पर दूसरे वर्ग के हाथ में शोषण का साधन है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, किसने कहा सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है? यानी इस बात को सर्वहारा की तानाशाही जो है मार्क्स के सिद्धांत पर मार्क्स के सिद्धांत का सार है, तो यह बात किसने कही है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट सेकंड हो जाएगा, यानी इस बात को लेनिन ने कहा कि सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा कि आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व है? किसने कहा कि आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व है? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है मुसोलिनी का है। किसका है? मुसोलिनी। इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा थर्ड, यानी मुसोलिनी ने इस बात का कहा कि जैसे कि आदमी के लिए युद्ध है वैसे ही औरत के लिए मातृत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदर्शवाद किसका समर्थक है? आदर्शवाद किसका समर्थक है? तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जो आदर्शवाद है वो राज्य के निरंकुश सत्ता का रूप मानता है और उसके अनुसार अगर देखें तो राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है
सभी शक्तियां राज्य में निहित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा है राज्य का समर्थक है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट, आदर्शवाद जो है वो राज्य का समर्थक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। किसने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? यानी राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। किसने कहा कि राज्य जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? यह बात किसने कही है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह जो बात है वो हीगल राज्य को विश्व आत्मा का प्रतिबिंब जो मानता है। यह वह कहता यहाँ तक कहता है कि राज्य जो है भूमि पर ईश्वर का अवतरण है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन है? हीगल ने इस बात को कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अराजकतावाद है, अराजकतावाद जो है क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अराजकतावाद जो है वो राज्य के विरुद्ध होती है। तो इसका हमारा करेक्ट कौन सा होगा? राज्य के विरुद्ध, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? किसने कहा कि स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? तो इसमें हमारा ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? यानी सीले जो है, सीले ने कहा कि स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है। ऑप्शन नंबर हमारा इसका 4 करेक्ट हो जाएगा, सीले। 76 में देखेंगे कि निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? यानी इसमें अगर हम देखें तो कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? जैसा कि अगर हम देखें तो जो हॉब्स है वो पेट्रीआर्का, यह बिल्कुल ही गलत है। यानी इसमें जो सुमेलित नहीं है तो वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। तो इसमें यह जो है सुमेलित नहीं है। जैसे मार्क्स जो है वो मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी के थे, अरस्तु जो थे पॉलिटिक्स, और रूसो सोशल कॉन्टेक्स्ट के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। सत्ता के तीन सर्वांगपूर्ण सर्वांगपूर्ण जो प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? सत्ता के तीन सर्वांगपूर्ण प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो जैसा कि चार ऑप्शनों में तो जो प्रतिपादन किया था वो किया था मैक्स वेबर ने। किसने किया था? मैक्स वेबर। यानी मैक्स वेबर जो है उन्होंने तीन प्रकार माने थे। पहला था वैधानिक सत्ता, दूसरी परंपरागत सत्ता, और तीसरी करसमाई सत्ता। यानी वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता, करसमाई सत्ता। मैक्स वेबर ने सत्ता के तीन सर्वांगपूर्ण प्रकार की अवधारणा दी थी। इसका ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक समय में अनेक कारणों में व्यवस्थापका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। तो निम्नलिखित में से सही कारणों का चयन करें। तो इसमें सही कारण कौन थे कि आधुनिक समय में अनेक कारकों में जो है व्यवस्थापका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कि वो थर्ड, यानी खा, गा एवं घा जो है वो इसके कारण थे। यानी खा प्रदत्त विधान की अवधारणा, गा यानी शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा, और प्रशासन की बढ़ती जटिलताएं जो थी वो इसके मुख्य कारण थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79। स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। स्वतंत्रता का अभाव जो है
वो बंधनों का अभाव है। यह कथन किससे संबंधित है, यानी इस बात को किसने कहा था, ये बंधनों का अभाव है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा 2। थॉमस जो हॉब्स थे, थॉमस हॉब्स जो थे, उन्होंने इस बात से कहा था कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। किसने कहा कि प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। तो इस बात को कहा था सीले ने। किसने कहा था? सीले ने कहा था कि प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन सही है? समानता का जो अर्थ है व्यवहारों और पुरस्कारों की पहचान। समानता का अर्थ समान आय। समानता का अर्थ की प्रकृति सब मनुष्यों को समान बनाया। समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा कौन सा कथन इसमें सही होगा? जैसे स्वतंत्रता और समानता विरोधी है, स्वतंत्रता और समानता पूरक है, स्वतंत्रता समानता संगत है, स्वतंत्रता और सत्ता सत्ता जो है वो विरोधी है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्वतंत्रता और समानता जो है वो एक दूसरे के पूरक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट। न्याय का अर्थ क्या है? न्याय का अर्थ क्या होता है कि कोई भेदभाव ना किया जा सके। भेदभाव किया जा सकता है, राजा की बुद्धि के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है, बहुमत के अनुसार भेदभाव, यानी न्याय का अर्थ होता है कि कोई भेदभाव ना हो, यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिबर शब्द से है, यानी उदारवाद शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे है? लिबर शब्द से है, जो लिया गया है वो, यानी कहाँ से लिया गया है, इसका कहने का मतलब ये है। तो उदारवाद जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया। कहाँ से लिया गया? लैटिन भाषा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट। 1835 के अपने भाषण में किसने समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया है? जब 1835 में भाषण दिया हुआ था और उसमें कहा समाजवाद को कई बार दोहराया था, तो वो थे रॉबर्ट ओवन। कौन थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी रॉबर्ट ओवन थे। इन्होंने समाजवाद शब्द का प्रयोग 1827 में दिया था और अपने विचार पर स्थापित पत्रिका जो उन्होंने ओनाइट कोऑपरेटिव में व्यक्तिवादी एवं उदारवादी विचारों के विरुद्ध भावों को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। तो 1835 में अपने भाषण में समाजवाद शब्द का प्रयोग 1827 में, जैसा कि यहाँ 35 1827 में रॉबर्ट ओवन ने के विचारों रॉबर्ट ओवन के विचारों का प्रचार करने के लिए स्थापित एक पत्रिका थी ओनाइट कोऑपरेटिव, व्यक्तिवादी एवं उदारवादी विचारों के विरुद्ध भावों को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। उसके बाद 1835 में रॉबर्ट ओवन की अध्यक्षता में स्थापित सब राष्ट्रों के सब वर्गों के समुदाय ने समाजवाद एवं समाजवादी शब्दों का प्रयोग किया हुआ था अपने भाषण में। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, रॉबर्ट ओवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे, यानी किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो गांधी जी जो थे उन्होंने खिलाफत आंदोलन में भी संबंधित थे, व्यक्तित्व सत्याग्रह, भारत छोड़ो, यानी उनका जो सम्मिलित नहीं हुए थे वो गृह शासन में सम्मिलित नहीं थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अमेरिका में व्हाइट हाउस संबंधित है, यानी अमेरिका में जो व्हाइट हाउस किससे संबंधित है? तो जो व्हाइट हाउस है वो राष्ट्रपति से संबंधित है, यानी राष्ट्रपति जो भवन जैसे होता है तो वहाँ का जो उनका हाउस है उसको हम व्हाइट हाउस के नाम से जानते हैं अमेरिका में, राष्ट्रपति के भवन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 88 नंबर, और ये 100 टॉप क्वेश्चनों प्रश्नों की श्रृंखला है।
इसमें हम 88 नंबर पर हैं। ब्रिटिश द्वारा भारत पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से उनमें कौन सा प्रयास प्रारंभिक था? यानी ब्रिटिश द्वारा भारत पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से कौन सा जो प्रयास है वो प्रारंभिक प्रयास था? तो वो था भारत में अधिकाधिक आर्थिक दोहन का लाभ प्राप्त करना। तो ब्रिटिश द्वारा भारत पर जो विजय प्राप्त करने का उद्देश्य था, भारत में अधिकाधिक आर्थिक दोहन का लाभ प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यानी ऑप्शन नंबर इसका हमारा कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। अब देखते हैं 89 में, समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है, यह एक बात किसने कहा? तो यह बात जो कही थी वो प्रो सीईएम जोड़ ने कहा था। यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। यानी सीईएम जो जोड़ थे उन्होंने कहा था कि समाजवाद एक तोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया, यानी कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया? इसका कहने का मतलब ये है, तो वो कॉल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था 1848 में। कॉल मार्क्स और एंजल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की थी जिसे साम्यवादियों का धर्म ग्रंथ कहा जा सकता है। यानी जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है वो कॉल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। और कब लिखा गया था? 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है? तो इस बात को किसने कहा कि राजनीति शास्त्र जो है वो राज्य के साथ से प्रारंभ होता है और राज्य के साथ ही इसका अंत हो जाता है? तो यह बात जो है वो गार्नर ने कही थी। राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ, यानी ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट। किसने कहा कि अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है तथा राज्य द्वारा इसे लागू किया जा सकता है? तो यह बात किसने कहा था कि अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसमें समाज मान्यता देता है और राज्य द्वारा लागू किया जाता है? तो ये बोसांके ने कहा था। किसने कहा था? बोसांके। यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट 2 हो जाएगा, बोसांके। नेक्स्ट कथन देखते हैं, किसने कहा था कि हस्तचालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज और वाष्प चालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवादी समाज निर्मित होता है? यानी इस बात को किसने कहा था कि हस्तचालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज और वाष्प चालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवादी समाज निर्मित होता है? तो इसमें किसने कहा था? तो यह बात भी मार्क्स ने कही थी। किसने? मार्क्स ने। यानी ऑप्शन नंबर इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो सेकंड नंबर, यानी मार्क्स ने इस बात को कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं है? यानी इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं है तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं है। तो यह बात किसने कही थी? तो यह बात जो है वो सीले ने कही थी। किसने? सीले ने। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट। किसने कहा कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? यानी किसने कहा कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। तो ये बात टी एच ग्रीन ने कही थी। किसने कही थी? टी एच ग्रीन, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है? तो किस पर समझौता सिद्धांत वर्णन करता है? तो वो करता है राज्य की उत्पत्ति का। किस पर? राज्य की उत्पत्ति पर, जो कि 17वीं और 18वीं सदी की राजनीतिक विचारधारा में सिद्धांत का पूर्ण प्रधान
था। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा थर्ड नंबर, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का दैवी जो सिद्धांत है वो कौन सा है? तो दैवी सिद्धांत के अनुसार राज्य जो है वो मानवीय नहीं वर्ण ईश्वर द्वारा स्थापित दैवी संस्था है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन है? धर्म को राजनीति से मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, यानी राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत धर्म को राजनीति से मिलता है। नेक्स्ट आता है निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता था? निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉब्स, यानी हॉब्स जो थे उन्होंने निरंकुश संप्रभुता में विश्वास करते थे, हॉब्स। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड नंबर। बहुलतावादी वकालत करते हैं, बहुलतावादी वकालत करते हैं राज्यों की स्वायत्तता की, सरकार की स्वायत्तता की, समुदायों की स्वायत्तता की और केंद्र सरकार की। तो जो बहुलतावादी हैं वो करते थे समुदायों की स्वायत्तता की, यानी जो वकालत करते थे वो समुदायों की स्वायत्तता की करते थे। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट भी करते रहिए कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं है? यह बात किसने कही? 100 क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, तो यह बात किसने कही थी? वो लॉक के द्वारा कहा गया था कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड जो है लॉक। इस प्रकार से हमने टॉप 100 क्वेश्चन जो पढ़े जो कि टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करना ना भूलें, क्योंकि उनको भी इससे बेनिफिट मिले। मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम लोग आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद,